नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं कुछ विशेष आयोगों के बारे में जो या तो संवैधानिक रूप से बनाए गए हैं या फिर सांविधिक निकाय हैं। उनको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। और आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे उपभोक्ता फोरम यानी कि कंज्यूमर कोर्ट भी इसे कहते हैं, उपभोक्ता न्यायालय। और इस उपभोक्ता फोरम की जो है बात आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपके एमपीपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें जो पेपर सेकंड में ये आपको दिख जाएगा वहां पर। और इसी के लिए हम ये यहाँ पर वीडियो की सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर आपके जितने भी निकाय हैं वो कवर हो जाएंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई निकाय चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं वहां पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आज के कि उपभोक्ता फोरम आखिर है क्या, कब बना था या किस प्रकार से कार्य करता है और आखिर क्यों ये जरूरी है। आप यहाँ पर इसमें काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो आपने ये नारा तो सुना ही होगा दोस्तों कि जागो ग्राहक जागो। तो हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने काफी जो है जागरूक करने का प्रयास किया है कि जितने भी उपभोक्ता हैं वो जागरूक हो जाएं अपने अधिकारों के लिए। तो क्या है उपभोक्ता के अधिकार, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। और आज के लिए आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं ये वापस से याद दिला दूं कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वो यहाँ पर कितना अहम है आपके लिए कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहें तो निरंतर जो है अपने प्रयास में लगे रहें और जब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस उपभोक्ता फोरम को समझने से पहले कुछ ऐतिहासिक जो घटना हुई थी इससे संबंधित उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, बात है यहाँ पर उपभोक्ता आंदोलन की आती है। 1950 के बाद आप देखेंगे तो हमारे जो है या फिर वर्ल्ड में सब जगह जो है व्यापार तो चल ही रहा था, परंतु जब बाजार में एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता और बीच में होता है आपके वितरण करने वाले। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो उपभोक्ता है यानी कि एक उपभोक्ता क्या होता है कि दोस्तों जो व्यक्ति होता है वो किसी वस्तु या सेवा को उपभोग करता है यानी कि उसका जो है वो ग्रहण करता है, या हम यहाँ कहें कि कुल मिला के सभी जो है उपभोक्ता होते हैं। जितने भी व्यक्ति होते हैं पूरे देश या चाहे पूरे वर्ल्ड में सभी जगह जो है जितने भी व्यक्ति हैं वो एक उपभोक्ता है क्योंकि वो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। अब चूंकि हम देखें कि प्राचीन समय में यानी कि 1950 के बाद तो जो उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होने लगा है। ये अधिकारों का हनन किस प्रकार से, जैसे कि बाजार में जो मिलने वाली वस्तुएं और जो सेवाएं थी वहां पर किसी प्रकार से जो है जमाखोरी या घूसखोरी की जो घटना है या फिर हम कहें कि जैसे कि वस्तुओं में मिलावट का बढ़ना और जो जान माल की हानि, इस प्रकार से जितने भी उपभोक्ता होते हैं अगर उनको ये अधिकार हैं कि उनको अच्छे जो है वस्तुएं, गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होने लगे कि ये मामले जब बढ़ने लगे तो यहाँ पर बात आती है उपभोक्ता आंदोलन की। तो वर्ल्ड में जब उपभोक्ता आंदोलन जो है बढ़ने लगे तो जो हमारे सबसे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा जो कंट्री है अमेरिका, वहां पर जो राष्ट्रपति थे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि 1962 यानी कि 1962 में अपनी जो संसद है यानी कि कांग्रेस, वहां पर उन्होंने एक विधेयक पेश किया। और इस विधेयक में क्या कर दिया गया, जो उपभोक्ता आंदोलन हो रहे थे इनको रोकने के लिए या फिर जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के सुरक्षा के लिए 1962 में जो विधेयक पारित किया गया। और इस विधेयक में क्या किया गया कि जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की रक्षा की गई। तो जो ये जॉन एफ कैनेडी थे राष्ट्रपति, इन्होंने 4 मूलभूत अधिकारों की इसमें घोषणा की थी। यानी कि 1962 में जो अमेरिका में एक बिल पास हुआ था उसमें ये 4 मूलभूत अधिकारों का विवरण दिया गया था। क्या है दोस्तों ये अधिकार, तो फर्स्ट है सुरक्षा का अधिकार, यानी कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार होता है। यानी कि अगर जो चीजें या वस्तुएं वो उपभोग कर रहा है तो उनसे उनकी जान नहीं जानी चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसको सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। फिर इसके बाद चुनने का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो कोई उपभोक्ता है तो उसको अब जैसे कि 10 वस्तुएं हैं तो वहां पर उसको चुनने का अधिकार होना चाहिए कि मुझे ये वस्तु ही चाहिए। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता चुनने का अधिकार होता है।
फिर इसके बाद कि सूचना का अधिकार, यानी कि एक उपभोक्ताओं को जो होता है उसको वस्तु जो मिल रही है उसके बारे में जो है जानने का अधिकार होता है, कि उसको पता होना चाहिए कि वस्तु किससे संबंधित है, किस कंपनी ने बनाई है, या फिर ये मेरे लिए कितनी इफेक्टफुली है, सब कुछ जो है उसे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद सुने जाने का अधिकार, यानी कि जो उपभोक्ता होता है अगर उससे जो है किसी प्रकार की कोई उसके साथ जो है कोई खिलवाड़ हो जाता है तो वहां पर उसकी जो है सुनवाई करने का जो है अधिकार उपभोक्ता का होता है। तो इस प्रकार ये 4 अधिकार जो है यहाँ पर जो ये बिल लाया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस में, उसमें ये जो है दिया गया था विवरण दोस्तों। तो ये तो हो गई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात। तो वर्ल्ड में हमने बात करी, कहां पर, अमेरिका में। अब आते हैं दोस्तों कि इन्हीं अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनएससी ने 1985 में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। तो इनसे संबंधित जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए या उनके संरक्षण के लिए इन्हीं आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1985 में कुछ मार्ग सिद्धांत जो थे उनको स्वीकार कर लिया। ये तो हो गई अब वर्ल्ड की बात। अब आते हैं दोस्तों हमारे इंडिया के लेवल पर, यानी कि जब भारत था तो इसके बाद भारत में क्या हुआ। तो यहां पर हो गई दोस्तों कि भारत में उपभोक्ता अधिकारों संबंधित बात करें तो 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों 1986 में भारत में जो संसद थी, तो भारतीय जो संसद है उन्होंने 1986 में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। ये अधिनियम दोस्तों आपके पेपर जो सेकंड होता है उसमें डायरेक्टली एक्ट के रूप में पूछा जाता आ रहा है, परंतु अब जब सिलेबस चेंज हो गया है तो मैं इसको यहाँ पर अलग से वीडियो में कवर नहीं करूंगा। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, अगर ज्यादा डिमांड रही तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। परंतु फिलहाल जब हम यहाँ उपभोक्ता फोरम की चर्चा कर रहे हैं तो ये एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संसद ने जो है उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू कर दिया। अब इस एक्ट में क्या है कि जिसमें मौलिक अधिकारों की मूल धारणाओं का भी समावेश किया गया। अब चूंकि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए लाया गया है तो उसको जैसे कि समानता का अधिकार होता है, अगर उसके साथ कोई खिलवाड़ हो जाए तो समान न्याय जो है प्रदान करने का अधिकार होता है। इस प्रकार जो है मौलिक अधिकारों की इसमें जो है समावेश किया गया है। अब दोस्तों ये जो एक्ट लाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में, तो इसमें ये सम्मिलित किए गए हैं जो निम्न अवधारणाएं वो इसमें निहित है कि चुनने का अधिकार, जैसे कि मैंने बताया उपभोक्ताओं को जो है चुनने का अधिकार होता है कि कोई सी वस्तु से चाहिए तो कौन सी चाहिए। फिर इसके बाद सूचना पाने का अधिकार, यानी कि उपभोक्ताओं को ये पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु में ले रहा है। फिर सुरक्षा का अधिकार है उपभोक्ताओं को। फिर उपभोक्ता को जो है शिक्षा का अधिकार है, यानी कि उसे ये पता होना चाहिए कि दोस्तों जो जैसे कि कोई वस्तु है या फिर सेवा, तो उस पर किस प्रकार की उसको पता होना चाहिए उसे कि किस प्रकार से जो है इसमें जो है प्रिकॉशंस है या फिर इसमें क्या सेफ्टी बरती जानी। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी भी आप चीजें खरीदते हैं यानी कि वो कंपनी का प्रोडक्ट होता है तो उस पर जो है दिया रहता है पर्टिकुलर कि इसमें क्या मिलाया गया है या इससे क्या खतरा होने की। तो ये जो है उपभोक्ता को अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। फिर इसके बाद फिर विवाद सुलझाने का अधिकार, यानी कि वही फिर सुने जाने का अधिकार दोस्तों, यानी कि सुनवाई का अधिकार है एक उपभोक्ता को। और विवाद सुलझाने का अधिकार, यानी कि अगर कोई खिलवाड़ हो जाता तो वहां पर उसकी जो है जो शिकायत है उसका निवारण जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये अधिकार जो है हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में दिए गए हैं। अब दोस्तों ये जो एक्ट लाया गया था 1986 में, इसी में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है। अब जो एक उपभोक्ता होगा वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है। यानी कि आपने देखा होगा जो व्यापारी होते हैं एक जगह से वस्तु खरीदते हैं और दूसरी जगह बेच देते हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। यानी कि आप और मैं सभी जो है एक उपभोक्ता हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं चाहे वो विश्व में या फिर देश में, तो वहां पर सारे व्यक्ति क्या होंगे, एक उपभोक्ता होंगे, क्योंकि वो किसी न किसी वस्तु को खरीद के जो है उपभोग कर रहे हैं। चाहे वो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाएं या फिर अपने पास की किसी दुकान से जो है प्रोडक्ट को जो है खरीदें। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा इस एक्ट में दी गई है। अब इसी एक्ट में दोस्तों ये अधिकार भी बताया गया है कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या होंगे। तो
तो जो बिल लाया गया था उसमें उपभोक्ताओं के कई अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। फर्स्ट है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। जैसा कि अगर मान लो मार्केट में कोई वस्तु बिक रही है और अगर उस वस्तु को खरीदने के बाद जो उपभोक्ता है उसके जीवन पर अगर कोई आपत्ति आ जाए या फिर वो व्यक्ति मर जाता है उस वस्तु को उपभोग करने के बाद, तो उसकी जो है सिक्योरिटी यहाँ पर जो है डिपेंड करती है। तो ये उसका अधिकार है सुरक्षा का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद है वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना, यानी कि वही सूचना का अधिकार दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो वस्तुएं उपभोग कर रहा हूं वो कितनी स्टैंडर्ड मानक पर जो है सिद्ध होती है या वो कितनी गुणवत्तापूर्ण है, वो जो है मेरे लिए कितनी लाभकारी, ये सभी जो है आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए एज अ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के रूप में। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा मूल्य पर वस्तुओं और सेवा उपलब्ध कराने का जो है आश्वासन प्राप्त होना, यानी कि प्रतिस्पर्धा जब भी बात आएगी दोस्तों, यानी कि कंपटीशन, तो उससे क्या होता है कि वस्तु और जो सेवा प्राप्त हो रही है मार्केट में वो एकदम गुणवत्तापूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब कंपटीशन होता है, जैसा कि हमने सीसीआई में भी देखा यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग में, तो जो प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उसके जो अधिकार होते हैं उनको यहाँ पर काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको एक अच्छी वस्तु जो है मार्केट में उपलब्ध हो जाती है प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। इसके बाद अनुचित या प्रतिबंधित जो व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना, यानी कि अगर कोई व्यापार हो रहा है जो इनलीगल है या फिर अनुचित है, तो वहां पर क्या होता है कि उसकी वजह से जो इनलीगल व्यापार चल रहा है या फिर गलत व्यापार जो चल रहा है उसकी वजह से अगर किसी उपभोक्ता के अधिकारों का हनन होता है किसी भी रूप में, चाहे उसकी जान चली जाए या फिर उसको किसी प्रकार से नुकसान हो जाए जो व्यापार हो रहा है उसकी वजह से, तो फिर वहां पर क्या होगा, उस उपभोक्ता को मुआवजे का अधिकार है, मुआवजा मांगने का जो है वो अधिकारी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने उपभोक्ता के अधिकार देख लिए। अब दोस्तों इसकी संरचना एवं संगठन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों की उपभोक्ता जो है विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 में किया गया है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ये एक्ट समझना कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिया गया है 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक से तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब कभी भी इस अर्ध न्यायिक का मतलब ये कि इसे स्पेशल रूप से जब बनाया गया है उपभोक्ता के अधिकारों के लिए, तो वहां पर ये स्पेशल रूप से वहां पर उसकी जांच करता है, कार्यवाही करता है, उस पर कोई एक्शन लेता है और उसका त्वरित जो है निपटान करता है, और उसको जो है कुछ शक्तियां होती हैं, परंतु वहां पर ये अदालत के जैसे, यानी कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती हैं, जो अदालतें होती हैं, वो आप देखेंगे तो आपराधिक मामलों को सुनवाई कर लेते हैं या जो जुर्माने लगाने होते हैं, जो सिविल मामले उनको देखती है, परंतु ये अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं होती हैं वो ऐसा नहीं करती। ये हम काफी बार जो है डिस्कस कर चुके हैं अर्ध न्यायिक का मतलब। तो इस हिसाब से त्रिस्तरीय जो है अर्ध न्यायिक व्यवस्था इसमें दी गई है इस एक्ट में। तो यहां पर अब आता है दोस्तों हमारे लिए इंपोर्टेंट कि उपभोक्ता फोरम 1986 में क्या कहा गया है, किस प्रकार से है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये उपभोक्ता फोरम को हम समझेंगे दोस्तों। तो इस एक्ट में जो त्रिस्तरीय की बात है दोस्तों, ये त्रिस्तरीय ये है कि फर्स्ट स्तरीय जो है राष्ट्रीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, तो अगर उनका हनन होता है तो उनके सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार से उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है 3 स्तरों पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग काम करता है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता निवारण जो है आयोग काम करता है, और जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कार्य आयोग जो है वो कार्य करता है। इस प्रकार से उपभोक्ता फोरम की ये संरचना होती है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है यानी कि NCDRC, यह जो है उपभोक्ता संबंधी विवादों को सुलझाने वाली केंद्रीय संस्था है, और इसकी अध्यक्षता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या निवर्तमान यानी कि जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो होते हैं न्यायाधीश उनके द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, यानी कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है दोस्तों। और जो ये आयोग होगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये क्या इसके अधिकार क्या है दोस्तों, कि इस आयोग के समक्ष निम्न प्रकार के प्रकरण यानी कि केस लाए जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ मूल्य से अधिक का, अगर जैसे कि कोई उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हुआ है तो उस केस में क्या होना चाहिए कंडीशन की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो मामला होना चाहिए, तब जाके जो है उसकी कंप्लेंट राष्ट्रीय आयोग में की जा सकती है।
उपभोक्ता संबंधी विवाद या फिर राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध यहाँ अपील की जा सकती है। यानी कि अगर राज्य आयोग जो है अगर उसमें कंप्लेंट कोई दर्ज की गई है और वहां पर अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वहां उसके खिलाफ जो है इस आयोग में जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसमें जो है अपील की जा सकती है। फिर इसके अलावा जो है कि इस आयोग को कि किसी उपभोक्ता विवाद जो राज्य आयोग के समक्ष लंबित है, यानी कि अगर राज्य जो आयोग है उसके समक्ष अगर कोई मामला पड़ा हुआ है उपभोक्ता विवाद से संबंधित, तो उस मामले की जो है सुनवाई वो भी इसके अंडर में आती है। फिर इसके अलावा जो है या तो फिर आयोग जो द्वारा निर्णय कर लिया गया है जहां राष्ट्रीय आयोग को ऐसा लगता है कि उक्त जो राज्य आयोग ने विहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया है, यानी कि जो राज्य आयोग को निर्णय लेना चाहिए था उपभोक्ता के जो शिकायत को जो कंप्लेन आई है उसको निपटान करने के लिए, तो उसने अगर जो राज्य आयोग है अगर उसने अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया है तो यहाँ पर जो है फिर राष्ट्रीय जो आयोग आएगा वो काम करेगा इस पर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अधिकार क्षेत्र हैं। इसके अलावा दोस्तों कि अगर विहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में वह असफल रहा है, कौन, राज्य जो आयोग होगा उसके खिलाफ, अथवा अपने अधिकार क्षेत्र के उपयोग करने में अवैध रूप से कार्य किया है, यानी कि किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी जो है इसमें हो जाती है, तो वहां पर भी राष्ट्रीय आयोग जो है कार्य कर पाएगा। फिर इसके बाद अलावा जो है स्पष्टतया अनियमितता बढ़ती हो, यानी कि उसमें ढंग से कार्यवाही नहीं की जा रही है, किसी प्रकार से ढील जो है दी जा रही है, तो वहां पर जो है इस स्थिति में वह क्या करेगा, राष्ट्रीय आयोग जो है रिकॉर्ड मांग सकता है और उस पर जो है समुचित आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके और अधिकार हैं कि इसका राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो राज्य स्तर पर होता है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एक्ट 1986 के परिप्रेक्ष्य में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, ये जो राज्य आयोग होगा ये अर्ध न्यायिक संस्था है और इसके अलावा जो है कार्यात्मक ये संस्था है, यानी कि कार्यवाही करने के लिए बनाई गई हैं। फिर इसके बाद वैधानिक यानी कि कानूनी संस्था है। तो इसकी प्रकृति इस प्रकार है और इसकी जो अध्यक्षता होगी राज्य आयोग की, वो इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय जो होंगे हाई कोर्ट के वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है द्वारा की जाती हैं। तो दोस्तों जो राज्य आयोग है इसके अधिकार क्षेत्र में क्या आएगा कि किसी उपभोक्ता विवाद जो संबंधित राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित हो, यानी कि कोई जो जिला उपभोक्ता फोरम है उसमें अगर कोई मामला पेंडिंग में पड़ा हो तो वो इसके अधीन आएगा, और या फिर उस पर निर्णय दे दिया गया हो जिसमें राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि जिला फोरम ने विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, यानी कि जो एक्शन उसको लेना चाहिए था जिला फोरम को वो उसने प्रॉपरली नहीं लिया है, तो वहां पर राज्य आयोग में जो है शिकायत जा सकती है, उसमें वो एक्शन ले सकता है। इसके अलावा ऐसे उपभोक्ता विवादों की सुनवाई जिसमें 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक से संबंधित जो है विवाद हो। तो दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है जो 20 लाख रुपए से 1 लाख करोड़ का अगर मामला होगा तो वहां पर राज्य आयोग सुनवाई करेगा। ये जो है 1986 एक्ट में दिया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने राष्ट्रीय आयोग की बात कही वहां पर क्या था दोस्तों, 1 करोड़ से अधिक अगर रुपए का मामला होगा तो उस पर वो कार्यवाही वहां पे शिकायत दर्ज हो सकती है। और यहाँ पर जो राज्य आयोग होगा अगर 20 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक का कोई मामला हो तो वहां पर राज्य आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा जो है विहित अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो या फिर अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में असफल रहा है ये आयोग, या अथवा जो है अधिकार क्षेत्र का अवैध उपयोग किया हो, तो राज्य आयोग संबंधित रिकॉर्ड जो है मांग कर जो है समुचित आदेश जारी कर सकता है। यानी कि आप यहाँ पर आप समझ होंगे कि राज्य आयोग अगर एक्शन नहीं लेता तो उसके लिए ऊपर है राष्ट्रीय आयोग, और अगर जिला उपभोक्ता जो फोरम है अगर वो अपनी कार्यवाही नहीं कर पाता है तो वहां पर उसके ऊपर कौन है, राज्य आयोग। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो निचले स्तर पर है दोस्तों, जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है इस एक्ट में। तो ये क्या करता है दोस्तों कि उपभोक्ता अधिकार संरक्षण एक्ट जो है 1986 इसके परीक्षा में तीसरे प्रकार का न्यायालय है जो जिला स्तर पर बनाया जाता है दोस्तों। और वर्तमान में 604 जिलों में इसका गठन किया जा चुका है। जिला फोरम की जो अध्यक्षता होगी वो जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष जो योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है, यानी कि या तो जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके न्यायाधीश कर ले इसकी अध्यक्षता, या फिर उसके समकक्ष उनके समकक्ष जो भी हैं यानी कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके अधिकार देखें तो दोस्तों ये मुख्य है कि एक्ट में दिया गया है कि अगर ये उन विवादों की सुनवाई कर सकता है जहां विवादित राशि जो है 20 लाख रुपए से कम हो। तो अगर इन जो आर्थिक अधिकारिता है दोस्तों इन आयोगों की अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो आप सर्च कर लीजिए, वहां पर अगर आपको मिल जाता है तो वो देख लीजिएगा आप। बाकी ये एक्ट में दिया गया है क्राइटेरिया
कि ये आपको याद रखना है। 20 लाख रुपए से अगर कम होगा मामला तो वहां पर आप जो है जिला आयोग में जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख लिया आपने कि जिला स्तर पर जिला आयोग बनाया गया, राज्य स्तर पर राज्य आयोग बनाया गया और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग जो है बनाया गया। ये उपभोक्ता फोरम की संरचना है ताकि जो उपभोक्ता है वो जो है कंप्लेंट जो अपनी शिकायत दर्ज कराकर जो है अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। परंतु अब शिकायत किस प्रकार से दर्ज कर सकता है दोस्तों एक व्यक्ति, वो भी हम देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो उपभोक्ता न्यायालयों का जो है गठन जो है उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें प्रभावित व्यक्ति जो है स्वयं आवेदन देकर अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। सिर्फ जो व्यक्ति उपभोक्ता है अगर उसके हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट है, तो आप स्वयं जो है एक लेटर लिखकर एक पत्र के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो ये आयोग है दोस्तों यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाकर अपने लिए जो है न्याय की मांग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको डायरेक्टली शिकायत दर्ज करना है तो आप डायरेक्ट जो NCH की वेबसाइट है वहां पर भी आप जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जो है प्रोवाइड किए गए हैं, उन पर भी आप फोन करके जो है कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं अपनी, अगर आपके हितों का जो है हनन हुआ है। आयोग द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई की जाती है और तथा सस्ता और त्वरित जो है न्याय इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ये दोस्तों इसकी प्रक्रिया है। अब ये आयोग तो बना दिया गया है दोस्तों, पर इनसे संबंधित कुछ समस्याएं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। तो उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी, यानी कि उपभोक्ताओं को यही नहीं पता दोस्तों कि मेरे अगर अधिकारों का हनन हो जाता है, आपको कोई वस्तु इस प्रकार से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है जिसकी वजह से चाहे आपको नुकसान हो जाता है या फिर आपके जो अधिकार हैं उनका हनन हो जाता है किसी भी प्रकार से, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको यही नहीं पता। तो जो उपभोक्ता है उनमें जागरूकता की कमी है कि मुझे कहाँ शिकायत करनी है या फिर किस प्रकार से मैं अपने अधिकारों की मांग कर सकूं, इस प्रकार से आपको जानकारी नहीं हो पाती है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है क्या समस्या है दोस्तों कि संबंधित उत्पाद या सेवा उपभोग की रसीद प्राप्त न होना। आप रसीद भी नहीं मांगते दोस्तों, जहां से आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उनसे रसीद मांगना आपका अधिकार है। फिर इसके अलावा जो कच्चे बिल बनाकर देना, जो व्यापारी होते हैं जितने भी क्रेता जो होते हैं दोस्तों, वो जो है कच्चे बिल ही बनाकर जो है अपने उपभोक्ताओं को प्रोवाइड कर देते हैं, यह भी एक समस्या है। इसके अलावा निचले स्तर के आदेशों को उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं द्वारा उच्च स्तर पर चुनौती देना, जिसका सामना उपभोक्ता नहीं कर पाता। यानी कि अगर आपने मान लिया कंप्लेंट तो दर्ज कर दी, परंतु उसके लिए क्या करेंगे, वो राष्ट्रीय स्तर या फिर बड़े जो है न्यायालय होते हैं, अगर उनमें जो है चुनौती दी जाती है तो वहां पर जो एक निचले तबका का जो उपभोक्ता है, यानी कि गरीब हम कह सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां पर जो उपभोक्ता होगा वो भी कहीं ना कहीं जो है समस्या में आ जाता है, तो वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पाता। ये जो है इस प्रकार की समस्या है। अब निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए दोस्तों क्या यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप अपने आंसर राइटिंग में इसको मेंशन कर सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 जो है संशोधनों के पश्चात, अभी तक इसमें दोस्तों काफी बार संशोधन हो चुके हैं। 1993, 2002, 2019, 2015 काफी बार संशोधन हो चुके हैं। इसके पश्चात जो है उपभोक्ताओं को सशक्त ये एक्ट जो है बनाता है और इसमें त्रिस्तरीय न्यायिक आयोगों के अतिरिक्त विभागीय निगरानी की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कि ये कौन से विभाग के अंडर में आता है। तो दोस्तों जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग है उसके अंडर में ये कार्य करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है। और लेकिन ये जागरूकता के अभाव में आज के अधिकांश उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसा आपको पता होगा, मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता ही जागरूक नहीं है कि हमारे अगर हितों का जो संरक्षण करना है तो हम कहाँ पर जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमें जो है मिला हुआ माल है या जो कोई वस्तु है तो उसमें मिलावट की गई है, हमारे साथ जो है खिलवाड़ किया गया है। इस प्रकार से आपको जो है दोस्तों कि उपभोक्ता ही जागरूक नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपको उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 क्या था, क्यों लाया गया और किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो का एंड है और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।